व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द 33 डेज। ये कहानी उन गरीब 33 माइनर्स की है जो अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ खतरनाक जगहों पे खुदाई करते हैं। और ऐसे ही एक जगह है चिली में। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2010 की, जब चिली शहर में एक कॉपर और गोल्ड माइन में 33 माइनर्स फंस गए थे। वो माइनर्स वहाँ से कैसे निकले और क्या वो बच पाए या नहीं, ये कहानी इसी के बारे में है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 12,000 खुदाई करने वाले मजदूर मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये काम सदियों से चला आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चिली का एक छोटा सा गाँव देखते हैं जो रेगिस्तान के बीच में मौजूद है। इस गाँव में सारे लोग काफ़ी खुश रहते हैं और आज भी वो हर दिन की तरह काफ़ी खुश हैं, जिसमें हमें कुछ लोग देखने को मिलते हैं। इनके नाम हैं मारियो, रिचो, एलेक्स, जो अपने एक माइनर दोस्त की रिटायरमेंट पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। वहीं हम एक भाई बहन को देखते हैं जिनके नाम होते हैं मारिया और डारिया। दरअसल मारिया का भाई काफ़ी शराब पीता है, जिसे वो काफ़ी नाराज़ रहती है अपने भाई से। वहीं दूसरी तरफ हम योनी नाम के एक आदमी को भी देखते हैं। दरअसल उसकी शादी हो रखी है, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है और ये बात उसकी वाइफ को भी पता होती है, जिससे उन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती रहती है। ये सब लोग एक बस में बैठते हैं और इनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं जो उस माइन में जा रहे थे काम करने के लिए। और कुछ लोगों का पहला सफ़र होता है उस माइन की तरफ, जो कि अताकामा नाम की रेगिस्तान में है। आज की तारीख है 5 अगस्त 2010। यहाँ पर हम एक सेफ्टी ऑफिसर को देखते हैं जो कि वहाँ के हेड ऑफिसर को बताता है कि वो आज उस माइन के लेवल 3 पे गया था सेफ्टी चेक करने के लिए, और वहाँ उसे ये टूटा हुआ शीशा मिला था। हमने इसे इसलिए लगाया था कि अगर माउंटेन अपनी जगह से खिसके तो हमें इसके बारे में पता लग सके। मतलब माउंटेन खिसका है और हो सकता है कि आज कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन वो हेड ऑफिसर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। दरअसल दोस्तों, ये माइन एक प्राइवेट माइन है जिसे 1879 में एक प्राइवेट कंपनी ने खोली थी। तब से लेकर आज तक यहाँ काफ़ी लोगों की जान गई है और इसकी वजह है यहाँ की ख़राब सेफ्टी। माइन के अंदर का टेम्परेचर भी काम करने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ काम करने पर लोगों को कंपनी अच्छा खासा पैसा देती है, इसलिए लोग लालच के मारे वहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के काम करने चले आते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो 33 लोग दिखाए जाते हैं जो एक छोटी सी ट्रक में बैठ के उस माइन के अंदर जा रहे होते हैं। थोड़ी देर में अंदर घुसते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये माइन किस कदर खतरनाक है। जैसे जैसे वो लोग अंदर जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो मौत के मुँह में जा रहे हैं। सब लोग अंदर जाने के बाद उस ट्रक से उतर के अपने कामों में लग जाते हैं, क्योंकि आज हेड का ऑर्डर है कि आज ज़्यादा खुदाई करनी है। यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि ये लोग ज़मीन के 1700 फीट नीचे हैं और उस जगह का टेम्परेचर करीब 90 फ़ारेनहाइट है। लेकिन इनसे भी नीचे, मतलब 2300 फीट नीचे भी कुछ लोग पहले से ही काम कर रहे होते हैं, और इनकी सेफ्टी के लिए वहाँ लीचो मौजूद है जो सब लोगों को उनका काम बताता है और उनकी सेफ्टी को देखता है। इसके बाद लीचो उस जगह पे पहुँचता है जहाँ पे वो शीशे के टुकड़े लगाए थे। वहाँ उसे और टुकड़े मिलते हैं और इस बार उसे वो काफ़ी बड़ा दरार भी मिलता है, जो कि खतरे की पहली निशानी हो सकती है। इस बात से अनजान सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं और बिजी हो जाते हैं। लीचो अपने दिमाग से ये बात निकाल देता है और वहीं मारियो उस माइन में आए एक लड़के को इस माइन की खूबी बताता है, जो कि बहुत ही नर्वस और डरा हुआ था। वो उस माइन में मिलने वाले कॉपर के बारे में उसे बताता है, पर तभी वहाँ एक काफ़ी तेज़ झटका आता है, किसी भूकंप की तरह, जिससे पूरी ज़मीन कांपने लग जाती है और सब लोग भागने लग जाते हैं। लीचो फौरन ही उस ट्रक को लेके आता है और उसे सबको बैठा कर लेके भागने लगता है, लेकिन माउंटेन गिरने की वजह से एग्जिट गेट ब्लॉक हो गया था। इसलिए लीचो फैसला करता है कि वो 2300 फीट नीचे बने एक इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलेंगे। वहीं जो लोग उनसे भी नीचे 2300 फीट पर थे वो ऊपर से एक गाड़ी में आने लगते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हम देखते हैं कि माउंटेन काफ़ी तेज़ी से ढह रहा है और अगर वो लोग थोड़ी देर और रुके रहे तो और लोगों की तरह वो भी मारे जाएंगे। तभी लीचो की गाड़ी के सामने उसके 2 और साथी दिखते हैं जो जान बचाकर भाग रहे थे। वो जल्दी से गाड़ी को स्लो करता है और उन दोनों को गाड़ी में बैठाता है, और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे पीछे की पूरी माइन ढहती जा रही थी। अब जो गाड़ी नीचे से ऊपर आ रही थी वो अचानक से लीचो की गाड़ी के सामने आ जाती है, जिससे उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने की रोड पूरी तरह से टूटने लग जाती है और सभी मजदूर गाड़ी से उतरकर भागने लग जाते हैं। पर तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ी चट्टान आके छोटी कार पे ऊपर गिरती है, लेकिन उससे पहले वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों, ये धमाका बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ती है और बाहर भी पता चल जाता है कि अंदर कुछ हुआ है।
अब माइन के अंदर काफ़ी अंधेरा हो जाता है और लोग धीरे धीरे करके एक दूसरे को ढूंढते हैं। इस हादसे की वजह से काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हो गए थे, जिससे बाकी लोग मरहम पट्टी करते हैं। इसके बाद मारियो सब लोगों को कुछ देखने को कहता है, जिसमें वो काफ़ी बड़े पत्थर को देखते हैं जो दिखने में 2 एम्पायर बिल्डिंग के बराबर होता है। ये एक्चुअल में पत्थर नहीं, एक माउंटेन होता है। ये माउंटेन उनके रास्ते में आके गिर गया था, जिससे वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके थे। इसे देखकर मारियो सबसे कहता है कि ये माउंटेन का दिल है और आज ये टूट ही गया। अब धीरे धीरे माइन में फंसे सारे लोगों के परिवार वालों को इस चीज़ की खबर हो जाती है कि उनके लोग अंदर फंस चुके हैं। सारे न्यूज़ चैनल वाले भी ये न्यूज़ दिखाने लग गए थे, और जिससे पूरी दुनिया में सबको इस हादसे के बारे में पता चल जाता है। वहीं अंदर लीचो सारे फंसे हुए लोगों की गिनती करता है, जिसमें 33 लोग होते हैं, और वो बोलता है कि अगर बाहर जाने के लिए जो इमरजेंसी गेट बनाया गया है उसमें सिर्फ 30 लोग ही जा पाएंगे। पर तभी मारियो कहता है कि इस माइन में एक चिमनी भी लगाई गई है वेंटिलेशन के लिए, जिसमें से 3 लोग जा सकते हैं। तो लीचो कहता है कि ठीक है, वो 30 लोगों को लेके जाता है और मारियो बचे हुए 3 लोगों को। वहीं दोस्तों माइन के बाहर उन 33 लोगों के परिवार वाले अपनों के इंतज़ार में खड़े हैं, लेकिन उन्हें उस माइन के लोगों से कोई खबर नहीं मिल रही है और उल्टा उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। सभी लोग बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग रोते भी हैं, लेकिन माइन वाले उनको कुछ नहीं बता रहे थे उनके परिवार वालों के साथ क्या हो रहा है। अब दोस्तों माइन के गार्ड ने पूरी माइन को पूरी तरह से सिक्योर कर दिया था और बाकी लोग को भगाने की कोशिश करा था, लेकिन वो लोग वहां से हिलने का नाम नहीं लेते और वहीं खड़ी रहने का फैसला करते हैं जब तक उनके लोग वापस नहीं आ जाते। वो सभी लोग उनसे जवाब मांग रहे थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम चिली के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जिनके पास लॉरेंस नाम का आदमी आता है। ये एक माइनिंग मिनिस्टर होता है। वो प्रेसिडेंट से कहता है कि 33 लोग फंस गए हैं माइन में, उन्हें हमें बचाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, माइन कंपनी उन्हें निकाल लेगी। लेकिन लॉरेंस उन्हें बताता है कि उनके पास इतने इक्विपमेंट या फिर इतना साधन नहीं है जिससे वो उन्हें निकाल सके। हमें उन्हें बचाना होगा। अगर हमने उन्हें बचा लिया तो पूरी दुनिया में हमारी तारीफ होगी और आपकी भी पूरी दुनिया में प्रशंसा होगी। प्रेसिडेंट को बात समझ में आ जाती है और इस घटना का जायज़ा लेने के लिए वो खासकर लॉरेंस को जाने को कहते हैं। इसके बाद हम उस खदान के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे मारियो उस चिमनी की सीढ़ियों तक पहुँच चुका है और वहीं लीचो सारे लोगों को लेकर उस इमरजेंसी गेट तक पहुँचता है। लेकिन वहाँ का रेडियो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जिससे अब लीचो बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकेगा और फर्स्ट एड में भी कुछ खास दवाइयाँ नहीं होती। वहीं मारियो अब उन सीढ़ियों के ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, लेकिन वहीं थोड़ी ऊपर जाके सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इसकी वजह थी वो तेज़ झटका जिससे पूरी खदान हिल गई थी। अब मारियो के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो वापस लीचो के पास आ जाता है। अभी एक बार और ज़मीन हिलने लगती है और इस बार सबको लगता है कि वो इस बार नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो एक आखिरी बार ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगते हैं। ऊपर वाला उनकी काफ़ी जल्दी सुन लेता है और वो लोग इस तबाही से भी बच जाते हैं। अब दूसरे दिन लॉरेंस अपनी टीम के साथ माइन पर पहुंचता है, जिसे बाहर खड़े लोग वहीं रोक लेते हैं और उससे वादा करने को बोलते हैं कि वो अंदर फंसे लोगों को बचा लेगा। इसके जवाब में लॉरेंस उन्हें अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करने का वादा करता है और ये सुन के वहाँ खड़े लोग उसे अंदर जाने देते हैं। जब वो अंदर पहुँचता है तो वहाँ माइनिंग का इंचार्ज उसे बताता है कि उस माइन के नीचे कोई भी जिंदा बचा हो ऐसा नामुमकिन है, और अगर कोई जिंदा अंदर बचा भी होगा तो उसे सिर्फ 3 दिनों का ही खाना नीचे बचा हुआ है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन इम्पॉसिबल है, हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। लॉरेंस उसकी बातों पे यकीन कर लेता है और बाहर आके सबको बोलता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी ख़तरनाक है और इसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नीचे किसी की भी ज़िंदा रहने की कोई संभावना नहीं है। ये सुन के वहाँ खड़ी एक लेडी जिसका नाम डारिया होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, जिससे वो लॉरेंस को एक तेज़ थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वहाँ खड़े सारे लोग काफ़ी चीखने और चिल्लाने लग जाते हैं। लॉरेंस से बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे पापा को नीचे फंसे हैं उनको बचा लीजिए। कोई कहता है कि प्लीज़ मेरा भाई नीचे फंसा है उसे बचा लीजिए। कोई कहता है कि प्लीज मेरे डैड नीचे फंसे उन्हें बचा लीजिए। दोस्तों इन सभी लोगों का कोई ना कोई करीबी नीचे फंसा हुआ था। वेल गाइस, अब वहीं हम माइन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे 2 दिन से सारे लोग बिना कुछ खाए भूखे हैं, इसलिए उन लोगों में अब खाने के लिए लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जिसे देख के मारियो से कहता है कि हमारे पास अब इतना ही अनाज है तो हमें इसके लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमें अनाज तब तक चलाना होगा जब तक वो लोग हमें बचा नहीं लेते। इसे सुन के लीचो उसे ऊपर भड़क जाता है और उसे बोलता है कि हमें इस खदान को खोदते खोदते पूरे 10 साल हो गए और उन्होंने अभी तक सही से इमरजेंसी गेट की सीढ़ियाँ भी नहीं बनाई। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग हमें इतने पैसे खर्च करके हमारी जान बचाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो लोग हमें यहीं छोड़ देंगे यहीं मरने के लिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम जिए या फिर मरे।
उसकी इस बात का जवाब मारियो काफ़ी ऊंची आवाज़ में देता है और कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम बच जाएंगे, और अगर उन लोगों ने हमें नहीं बचाया तो हमारे परिवार हैं वो हमें बचाएंगे। अगर तुम इस बात पे विश्वास करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो मत करो। वेल, अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरेंस प्रेसिडेंट से परमिशन लेता है और उस रेस्क्यू को शुरू करने के लिए उन लोगों की जान बचाने की ठान लेता है, और प्रेसिडेंट भी उसकी बात मान लेते हैं और एक माइनिंग एक्सपर्ट इंजीनियर को भेजते हैं। उसे कहते हैं कि किसी भी हाल में तुम्हें उन्हें बचाना होगा क्योंकि इस खबर को पूरी दुनिया देख रही है। और ये चीफ इंजीनियर का नाम होता है आंद्रे। वो लॉरेंस के अंदर फंसे लोगों की सारी जानकारी काफ़ी विस्तार में उसे बताता है, और ये भी बताता है कि 2300 फीट नीचे माइन के ऊपर 2 एम्पायर बिल्डिंग जितना रॉक गिर गया है, जिसमें माइन पूरी तरह से धंस गई है। हमें उन्हें ड्रिल करके वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकालना होगा। वहीं अंदर माइन में सारे 33 लोग 24 घंटे बीतने के बाद सिर्फ थोड़ा सा दूध और 2 कुकीज़ खा के अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। ऊपर ज़मीन माइन करने के लिए ड्रिल मशीन आ गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा रहा था, जिसे देखकर एरिया के सारे लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं और उनके अंदर उम्मीद की लहर जाग जाती है कि शायद अब वो अपने परिवार को दोबारा देख पाएंगे। मारिया, जिसने लॉरेंस को चाटा मारा था, वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो उसके भाई को बचा रहा है। वहीं नीचे एक और मुसीबत आ जाती है। लोगों के हेलमेट की लाइट की रोशनी कम पड़ रही थी, जिसे वो लोग गाड़ियों की बैटरी का इस्तेमाल करके ज़्यादा रोशनी करते हैं। पर तभी उन्हें ऊपर ड्रिलिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन के वो लोग खुशी के मारे उछलने कूदने लग जाते हैं। और अब इन लोगों को माइन के अंदर 5 दिन बीत चुके हैं। अब बाहर दोस्तों एक और मुसीबत आ जाती है। आंद्रे लॉरेंस से कहता है कि जिस चट्टान में हम ड्रिल कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इसलिए हमारी ड्रिल मशीन बार बार टूट जा रही है। लॉरेंस ये बात सभी लोग को बताता है और कहता है कि आप घबराइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता कि वो उन्हें बचा पाएगा या फिर नहीं। अब लॉरेंस सभी लोग के परिवार वालों को खाने का और उनके बच्चों के स्कूल का टेम्परेरी इंतज़ाम कर देता है, जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद उस चट्टान को ड्रिल करते करते अब पूरे 12 दिन बीत जाते हैं और अब ये लोग अंदर फंसे लोगों के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद उन लोगों की किस्मत अच्छी नहीं होती। आंद्रे 10 मीटर से चूक जाता है, मतलब जहां पर लोग फंसे हैं ये उससे 10 मीटर दूरी पर ड्रिल कर देते हैं और यहाँ उनकी कोशिश नाकामयाब होती है, जिससे सारे लोग काफ़ी निराश और उदास हो जाते हैं। ऊपर उनके परिवार वाले भी खुद को काफ़ी मुश्किल से संभालते हैं। तो सभी लोग ऊपर वाले से बस मन्नतें करते हैं कि उनके लोग वापस किसी तरह से उनके पास आ जाए। लेकिन नीचे आज एक और काफ़ी बुरा दिन होता है, क्योंकि आज इन लोगों के पास सिर्फ एक दिन का ही खाना बचा हुआ है। ये लोग पिछले 15 दिनों से खाने का एक एक टुकड़ा खा के ज़िंदा रह रहे हैं और आज ये उनके लिए भी ख़त्म होने वाला है। अब उस आखिरी खाने के टुकड़े को खाते समय इन लोगों को हेलुसिनेशन शुरू हो जाता है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि उनके परिवार वाले उनके लिए उनका मनपसंद खाना लेके आए हैं और वो उसे काफ़ी मज़े से खा रहे हैं। यहाँ योनी की माँ भी उसके लिए खाना लेके आती है, लेकिन ये सब उन लोगों का सिर्फ एक सपना होता है। इस सीन को देख के हमें खाने की अहमियत पता चलती है कि असल में जब किसी के पास कुछ खाने को नहीं मिलता तो उसे कैसा लगता है। वे आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि आंद्रे अब वहाँ से जाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि अंदर एक भी लोग अब नहीं बचे होंगे। वो अब ड्रिल भी नहीं कर पा रहा और ना ही कभी कर पाएगा, क्योंकि वो चट्टान काफ़ी बड़ी और मजबूत है। उसे निराश देखकर लॉरेंस उन्हें बाहर बैठे लोगों को दिखाता और उससे कहता है कि देखो, उनकी आंखों में उनकी बस एक उम्मीद है और वो उम्मीद हम लोग हैं। तुम यहाँ से ये सब छोड़ कर जा रहे हो तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा। और आंद्रे उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता और वहाँ से बाहर चला जाता है। अब रात हो जाती है और लॉरेंस एक जगह बैठ के फंसे हुए लोगों के परिवार वालों को देख रहा होता है, जो नम आंखों से ऊपर वाले से मिन्नतें मांग रहे होते हैं। और उन्हें ऐसा रोते हुए आंद्रा भी देख लेता है और वो लॉरेंस के पास आता है और उसे देखकर लॉरेंस उसे कहता है कि तुम अब एक बार और ट्राई करो, इस बारी दूसरी साइड से ड्रिल करना शुरू करो। हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए। जहां हमने पहली बार ड्रिल किया था उसे हमें आइडिया लेके टेढ़ा ड्रिल करना चाहिए। और फिर उसी रात से ड्रिलिंग शुरू हो जाती है। वहीं नीचे फंसे हुए लोगों को आज 17 दिन हो चुके हैं और उनके पास अब खाने को एक निवाला भी नहीं है। उन्होंने अब जीने की उम्मीद भी छोड़ दी है। वो लोग मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से मांगो तो उसे मिलाने के लिए पूरी दुनिया लग जाती है। यहाँ भी वही होने वाला था। आंद्रे की ड्रिल सही जगह पे लग जाती है और नीचे लेटे हुए मारियो के चेहरे पे एक उम्मीद की बूंद गिरती है। जब वो आंखें खोलता है तो उसे वहाँ ड्रिल मशीन आते हुए दिखती है, जिसे वो वहाँ मौजूद पूरे 33 लोग को दिखाता है। इसे देखकर सारे 33 लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं और मारियो उस ड्रिल पे एक रॉड के काफ़ी तेज मारता है, जिससे ऊपर लॉरेंस को आवाज़ पहुंचती है और वो साथ में एक नोट भी लिखकर उस ड्रिल में डाल देता है, जो कि उनके ज़िंदा होने का सबूत होता है।
अब जब वो ड्रिल ऊपर आती है तो उसे नोट को देखकर लॉरेंस और आंद्रे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो फौरन उस नोट को सारे परिवार वाले को दिखाते हैं, जिसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर आंसू क्यों ना आए दोस्तों, उनके परिवार वाले अब उनके पास वापस आने वाले हैं, जिनके लिए वो 17 दिनों से इतनी कड़कती धूप में बैठे थे। और इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में पता चल जाती है और सारी कंट्रीज के लोग अपनी अपनी टीम को उस जगह पर भेजना शुरू कर देते हैं ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। वही नासा वाले नीचे एक ट्यूब भेजते हैं जिसमें काफ़ी सारा खाने का सामान होता है, जिससे वो लोग अपनी भूख को मिटा सके, पेट भर के खाना खा सके। इसके बाद लॉरेंस उन्हें उनकी पूरी फैमिली वालों से उनकी बात भी करवाता है वीडियो कॉल के ज़रिए। लेकिन दारियो अपनी बहन मारिया से बात नहीं करता क्योंकि वो उससे हमेशा से नाराज़ था। मारिया बहुत देर तक वहाँ बैठी रहती है वहाँ उससे बात करने के लिए, लेकिन दारिया उसके सामने नहीं आता। उससे नाराज़ था क्योंकि उसने शराब पीने से और नशा करने से उसने मना किया था। और जब दारिया उसके सामने नहीं आता तो मारिया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मारिया को रोता देखकर लॉरेंस की भी आंखें नम हो जाती है। वेल इसके बाद आंद्रे डिसाइड करता है कि वो सिर्फ एक प्लान पे निर्भर नहीं रहेगा, इसलिए वो 3 प्लान बनाता है, A, B और C। वहीं इन सब चीज़ों के बीच ज़मीन के अंदर फंसे हुए 33 लोग पूरी दुनिया में हीरो बन चुके थे और उन्हें बचाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा था। यहाँ पर सारे अमीर लोग वहाँ पहुँचने लगते हैं और उनकी फैमिली को मदद के लिए पैसे भी देने लगते हैं, जिससे कि उन्हें आगे ये जानलेवा काम ना करना पड़े। अब उन सभी 33 लोग को चिली के प्रेसिडेंट भी वीडियो कॉल के ज़रिए बात करते हैं और उन्हें ये बोल के तसल्ली देते हैं कि वो लोग इस बार का क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे। लेकिन तभी एक दिल दहलाने वाली न्यूज़ आती है कि प्लान A और B पूरी तरह से बेकार हो चुका है। अब सारा दामोदार प्लान C पर होता है, लेकिन तभी प्लान C भी किसी टेक्निकल वजह से ख़राब होने लगता है। लेकिन आंद्रे अपने एक्सपीरियंस से उसे दोबारा शुरू करता है और नीचे सारे लोग के पास अब वो सारी चीज़ें हैं जो उनके पास ऊपर हुआ करती थी। नीचे वाले लोग अपनी फ़ोटो न्यूज़पेपर में देख के काफ़ी खुश भी होते हैं और वही लॉरेंस और आंद्रे भी उन लोगों से हर रोज़ वीडियो कॉल के ज़रिए बात करते थे और उनकी मदद से ड्रिल मशीन को किस जगह पे चलाना है ये भी पता लगाया जाता था। अगले दिन वहाँ पर एक कैप्सूल भी आ जाती है जो कि इन लोगों को बचाने वाली थी, लेकिन यहाँ एक काफ़ी बड़ा खतरा होता है। जो रॉक उस माइन पर गिरी होती है वो अब धीरे धीरे खिसक रही थी, इस वजह से इनको जल्द से जल्द वहाँ से निकालना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक और मुसीबत आ जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो चट्टान थी वो टूट नहीं रही थी और आंद्रे इसके बारे में नीचे फंसे लोगों से बात करता है कि कोई उपाय बताओ। तो वो लोग कहते हैं कि हमें एक छोटा सा धमाका करना होगा जिससे ये चट्टान टूट जाए, लेकिन आंद्रे मना करता है। इसमें बहुत ही खतरा था, लेकिन इन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था और फाइनली ये लोग वो धमाका करते हैं। और अब खुशी की बात ये भी होती है कि वहाँ नासा की भेजी हुई कैप्सूल भी आ जाती है जिसमें वो एक एक करके सारे मजदूरों को ऊपर ले आएंगे। और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब वह कैप्सूल नीचे जाने वाली होती है और उसे देखकर सारे 33 लोग काफ़ी खुश थे। सबसे पहले उसमें एलेक्स जाता है, लेकिन वो जाते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 59 दिन ऐसी जगह पर गुजार दिए जहाँ लोग एक भी दिन गुजार नहीं सकते। वो सबको गुड बाय बोलता है और उन्हें ऊपर मिलने का वादा भी करता है। फिर वो कैप्सूल धीरे धीरे ऊपर आने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है और यहाँ सबकी सांसें भी अटक जाती है। एलेक्स बीच में फंस चुका था, वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं होती। सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और कैप्सूल को रिवर्स करके दोबारा खींचते हैं जिससे कि वो दोबारा आने लगता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। और ऐसे ही करते करते एलेक्स ऊपर आ जाता है और वो अपने पिता से मिलकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। इसी दौरान वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को भी देखता है और बारी होती है मारियो की। वो भी बाहर आ जाता है और उसकी वाइफ और बेटी देखकर उसे रोने लगते हैं। अब एक एक करके सभी लोग को निकाल लिया जाता है और दारियो भी बाहर आ जाता है। वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी बहन उसे नहीं दिखती। फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया को इस बात की काफ़ी खुशी होती है कि सभी लोग की जान बच गई है। वहाँ उस जगह पे मौजूद चिली के प्रेसिडेंट भी काफ़ी खुश होते हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे 24 घंटे चलने के बाद आखिरकार सारे 2300 फीट नीचे से ऊपर आ जाते हैं। अब दारियो की बहन भी उसे दिख जाती है और वो उसे गले लगाकर रोने लगता है। लास्ट में हम आखिरी आदमी को देखते हैं जो कि नीचे देखता है और वो माइन को देखकर रोने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो बचने वाला है। वो दीवार पर देखता है और वहाँ लिखा होता है गॉड हमेशा तुम्हारे साथ है। लास्ट में दोस्तों सभी लोगों की जान बच जाती है। सभी आंखों में खुशी होती है और आंसू भी होते हैं। फिर हमें इस कहानी के आखिर में कहानी के असल किरदार दिखाए जाते हैं, पूरे 33 लोग जो काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि काफ़ी सालों तक उस माइन कंपनी पे केस चलने के बाद भी उसे छोड़ दिया जाता है।
वेल प्राइवेट कंपनी कैसी होती है दोस्तों आप सभी को पता होगा, और माइनर्स को भी कोई पेंशन रकम नहीं मिलती है, तो ये काफ़ी उदास वाली बात है, काफ़ी सैड वाली न्यूज़ है। वेल गाइज यही मूवी खत्म होती है। तो आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ये थोड़ा सा इमोशनल मूवी थी, अगर इमोशनल मूवी देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सो गाइज जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगी और नई वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।